अगर 45 लोगों की भर्ती में थोड़ा विलंब हुआ नहीं, मगर कांग्रेस कह रही हमारी बड़ी जीत है, ऑपोजिशन कह रही कि हमने तो बस एक स्टेटमेंट दे दिया कि बिना आरक्षण के आपने लैटरल एंट्री की बात कैसे सोची और मोदी सरकार ने इस पर यू टर्न कर दी। पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, उन्होंने कहा कि वक्फ बिल पर हमने दो बातें कह दी और जो ये बहुत बज़ बनी थी अगस्त के 5 तारीख को कि वक्फ बिल लाया जाएगा, बिग बोल्ड रिफॉर्म होगा, तो फिर ऑपोजिशन ने कहा कि देखिए हम इस पर हमने प्रतिक्रिया दे दी और ये जेपीसी चली गई। तीसरा वो कह रहे बजट के बाद जो कैपिटल गेन्स टैक्स स्ट्रक्चर है, आप अच्छी तरह से इसको जानते हैं, उस पर इंडेक्सेशन बेनिफिट को रिमूव किया गया था। इन सब चीज़ों पर मिडिल क्लास से बहुत रिएक्शन आए थे, मगर पॉलिटिकल रिएक्शन भी आ गया था, उस पर भी वो कह रहे हैं कि वापस चली गई। और उसके बाद क्या हुआ कि अगस्त और हरियाणा चुनाव से पहले अगस्त सितंबर में कई सारे आर्टिकल्स लिखे गए, विश्लेषण हुआ कि मोदी गवर्नमेंट इज डूइंग यू टर्न अंडर पॉलिटिकल प्रेशर। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस पर आप जरा, लोग जानना चाहते हैं कि क्या ऐसी कोई पॉलिटिकल प्रेशर में आजकल काम हो रहा है। पीयूष जी, थोड़ी विस्तृत तौर से, थोड़ी ओपनली इस पर अगर आप। पूरी तरीके से बेबुनियाद बात है और मैं तो चाहूँगा आपको भी कि अगर ऐसा कोई नैरेटिव मीडिया बनाने की कोशिश करे या विपक्ष के कोई नेता बनाने की कोशिश करे, उसमें आप उस झांसे में मत आइए। हम तो देखते भी नहीं, हमें उस इम्पैक्ट भी नहीं होता है हमारे काम करने के ढंग में, हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया में और निर्णय लेने के साहस में। रत्ती भर भी इस प्रकार के नैरेटिव से किसी भी मीडिया में हो, किसी भी विपक्ष के नेता से हो, इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। मैंने आपको लैटरल एंट्री का तो बताया ही कि वो 45 एंट्री लोगों को लेना था। 2019 का हमारी सरकार का एक सर्कुलर था, पूरी तरीके से उसको इस लैटरल एंट्री के नोटिस में ध्यान में नहीं रखा गया था, उसको दुरुस्त कर दिया जाए। वक्फ का भी मैंने आपको बताया, कई कानून जब पार्लियामेंट व्यवस्थित चलती है तो हमारी इच्छा यही रहती है कि उसमें विचार विमर्श, और इतने बड़े कानून, क्रिमिनल लॉज को भी ऐसे ही किया, जन विश्वास बिल को भी ऐसे ही किया, लेबर लॉज में भी ऐसे ही विस्तार से देश भर में चर्चा हुई। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जरा इसकी गहराई में जब जाएंगे तो आप ही का रिसर्च डिपार्टमेंट बताएगा कि अगर जब वक्फ का कानून हमने इंट्रोड्यूस किया, अगर हमारी इच्छा नहीं होती उसको जेपीसी में लेके जाने के लिए, हमारी संख्या भी पर्याप्त थी, हम पास भी कर सकते थे उसी दिन पार्लियामेंट में। और अगर वक्फ बोर्ड को जेपीसी नहीं बनानी थी तो किरण रिजिजू के पास सभी कागजात और स्पीकर साहब के साथ पास पहले से जानकारी कैसे थी कि ये पब्लिक कंसल्टेशन के लिए जेपीसी में जाने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि समझने वाले लोगों को सब समझ है, जो ना समझ है उनका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। जनता को पता है कि समझने वाले समझ गए, जो ना समझे। और तीसरी भी आपने एक बात रेज की थी, कैपिटल गेन्स टैक्स। मैं तो समझता हूँ ये हमारा बड़प्पन है इस सरकार का। ये मोदी जी के काम करने का ढंग ही ये है कि दिस इज अ लिसनिंग गवर्नमेंट। हम हर एक विचार को सुनते हैं, उसके हिसाब से अगर कभी कुछ चीज दुरुस्त करनी पड़े तो अड़के नहीं बैठ जाते हैं। कोई हम प्रेस्टीज इश्यू नहीं बनाते, हम कांग्रेस की तरह गलती करके चोरी नहीं करते। अगर हमें लगता है कि कोई अच्छा विचार आता है और उसको हम सुधार कर सकते हैं तो वी आर ए लिसनिंग गवर्नमेंट। और आप जैसे पत्रकार, हमारे देश की जनता, हमारे विशेषज्ञ, हमारे आर्थिक विशेषज्ञ, हमारे अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स, हमारी मिडिल क्लास, हर आवाज़ को प्रधानमंत्री मोदी जी सुनते हैं। ये उनका बड़प्पन भी है, ये उनकी विशेषता भी है, और मैं समझता हूँ यही बात देश की जनता को आकर्षित करती है मोदी जी के। जितने लोग इसको देख रहे हैं, कितना एक्सपेक्ट करेंगे आपसे कि पहले आप कहते थे रेवड़ी पॉलिटिक्स कभी नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं देना चाहिए, सब्सिडीज होनी चाहिए मगर कम। अभी महाराष्ट्र चुनाव में आपने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना 1500 रुपये आप दे रहे हैं 21 और 60 साल की उम्र के जितने एलिजिबल औरतें हैं उनको। 3 फ्री एलपीजी सिलेंडर दे रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं एग्रीकल्चर के पंप को चलाने के लिए, और कई सारी ऐसी सुविधाएं हैं। आप कहें फ्रीबीज हैं, आप तो फ्रीबीज के खिलाफ थे।
आप तो इस पर अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस की क्रिटिसिज्म करते थे। आपने तो कर्नाटक में भी नहीं की थी। आपने कहा था हमारे काम को देखिए। अभी पॉलिटिक्स अगर बदली है, या क्या ये पॉलिटिकल रियलिज्म है आपकी कि आप आज की परिस्थिति को देखते, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए, क्या आप मान रहे हैं कि जो गैप है हमारे पॉपुलेशन में, गरीब और अमीर के बीच में, इनको ब्रिज करने के लिए जिस चीज़ों को आप रेवड़ी कह रहे थे, वो आपकी ओर से भी किया जाना चाहिए इस गैप को ब्रिज करने के लिए? अर्नब जी, सबसे पहले तो मैं आपका भ्रम निकाल दूं कि ये सरकार की सोच 2014 से 24 और उसके बाद में कोई फर्क था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जीवन भर हमारी माता, हमारे बहनें, हमारी बेटियों को सशक्त बनाने के लिए सेवा की है देश की। आपको ध्यान होगा, चाहे वो जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उसके पहले भी एक समाज सेवा करने वाले व्यक्ति, एक सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे, बड़े अभिन्न अंग थे, आरएसएस के साथ जुड़े हुए थे। फिर भारतीय जनता पार्टी में आए, पार्टी की काम किए। थ्रू आउट हिज लाइफ उन्होंने बेटियों को पढ़ाने को एक प्राथमिकता दी, उसके प्रति रुचि रखी। यहाँ तक कि आज भी जो भी उनको गिफ्ट या मोमेंटो या आपके कार्यक्रम में आते हैं, आप कुछ शॉल पहनाते हैं, कुछ उनको भेंट देते हैं, वो सब संकलित करके ऑक्शन किए जाते हैं। हर वर्ष ऑक्शन किया जाता है और उससे जो पैसा, जो राशि कलेक्ट होती है, वो या तो हमारी बच्चियों को, गरीब बेटियों को पढ़ाने लिखाने में लगते हैं, या देश की नदियों को साफ करने में, जो ऑपरेशन गंगा या गंगा प्लान था और अब उसको बढ़ा के देश की सभी नदियों में लेके गया है, सरकार ने काम शुरू किया है। ये कामों में वो उस पैसे को लगाते थे। पहले से उनकी सोच हमारी माता, बहनें, बहुएं, बेटियों को सशक्त बनाने की रही है। आप 2014 के बाद देखिए, हर घर बिजली पहुंचे, उसमें हमारी माता, बहनें, बेटियों को और ताकत मिलती। लड़के तो फिर भी किधर जाके, मेरे खुद के पिताजी स्ट्रीट लाइट के नीचे जाके पढ़े हैं अम्बाला में, लेकिन बेटियों के लिए मुश्किल होता था। उनको सशक्त बनाने के लिए हर घर बिजली पहुंचे, हर घर पानी पहुंचे, नल से जल। ये किसके लिए कार्यक्रम किया गया? भेदभाव होता है क्या? बहनों के लिए किया गया। भेदभाव आप करते हैं? वो कहते हैं हर महिला को, एक मिनट भाई साहब, हर महिला को रोज 400 सिगरेट का धुआं। राजनीति, कला, संस्कृति का संगम, किसमें कितना है दम। राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन 18 अक्टूबर सिर्फ रिपब्लिक भारत पर।